बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान के दरमियान जो कल मुलाकात हुई थी, मैंने इसे एक नाखुशगवार मुलाकात करार दिया था। अब चीज़ें कुछ सामने आई हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और इमरान खान हैं, उनके दरमियान किन बातों पर इख्तलाफ रहा और क्यों सख्त जुमलों का तबादला हुआ, और शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान के सामने कौन से 3 ऑप्शंस रखे जो उन्हें काबिल कबूल नहीं थे और क्यों इतना मायूस होकर शाह महमूद कुरैशी निकले। एक तो इस पे बात करेंगे। दूसरा, जहांगीर तरीन साहब ने बाकायदा तौर पर अब तहरीक इंसाफ की मुखालिफत या इमरान खान की, तहरीक इंसाफ ने इनफैक्ट इमरान खान की मुखालिफत में अपनी सियासत का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अब एक तरह से पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं या उनके हम सफ़र हो गए हैं और कुछ चीज़ें उनमें कॉमन हो गई हैं। और जो चीज़ जो पीएमएलएन की तरफ से जहांगीर तरीन साहब के बारे में कहा गया है, तो उस पर भी बात करते हैं। ये उनकी सियासत को फ़ायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा। फिर इसी तरह से कुछ और जो ग्रुप्स हैं उन्होंने भी अपनी अपनी सियासी सफ़र का आज तयन किया है, तो इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब की जो कल इमरान खान से मुलाकात हुई, उसमें शाह महमूद कुरैशी जो उन्होंने वो कहा कि मैं 1 माह तक जेल में बंद रहा तो मेरे पास काफ़ी वक्त था सोचने के लिए, मैंने काफ़ी सोचो विचार किया और सोचो विचार के लिए मैं कुछ चीज़ें इमरान खान से डिस्कस करने के लिए आया हूं और इमरान खान से डिस्कशन के बाद मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताऊंगा कि क्या बातचीत हुई। लेकिन वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की और बड़ा मायूस होकर वो निकल गए खामोशी से और फिर वो कराची चले गए। लेकिन जो बातें हुई हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने करीबी दोस्त को बताई, उनके करीबी दोस्त के जरिए से फिर वो बाहर निकली और होते हुए वो मुल्तान के एक सहाफ़ी ज़फ़र आहिर साहब तक पहुंची और ज़फ़र आहिर ने इसे आज शाये किया है। उसमें वो ये दावा करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने अपने दोस्त को ये बताया है कि 3 ऑप्शंस उन्होंने इमरान खान के सामने रखे। एक तो उन्होंने कहा कि आप वक्ती तौर पर पीछे हट जाएं, हालात बहुत सेंसिटिव हैं, मामला बहुत ख़राब हैं, आप इस वक्त पीछे हट जाएं, फ्रंट पर मुझे आने दें और आप जो है वो इस वक्त सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें या पस मंज़र में चले जाएं, खामोश हो जाएं, पस मंज़र में चले जाएं। ये इमरान खान को ऑप्शन दिया, लेकिन इमरान खान ने क़यादत छोड़ने से इनकार कर दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप बैरून मुल्क चले जाएं, मुल्क से बाहर जाएं और पाकिस्तान छोड़ दें, तो हालात के नॉर्मल होने का आप इंतज़ार करें, वक्ती तौर पर आप खामोशी इख्तियार करें, बाहर चले जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं। और इसको भी इमरान खान ने इनकार कर दिया। और तीसरी बात उनसे कही गई कि अगर आपने मुल्क में रहना ही है तो फिर मुकम्मल तौर पर खामोश रहें, किसी मीडिया के साथ इंटरेक्ट ना करें, ट्विटर पर बंद कर दें। आपको पता है इस तरह की चीज़ें, इस तरह के ऑप्शन पहले भी दिए जाते रहे, लोग कबूल भी करते रहे। मसलन मरियम का ट्विटर खामोश हो जाता था 6-6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए ट्विटर खामोश हो जाता था, वो किसी मीडिया पर नहीं आती थी, खामोशी इख्तियार कर लेती थी और हम ये कहते थे कि जी कोई बातचीत चल रही है। तो ये ऑप्शन उनके सामने भी रखे जाते थे कि आप अगर चाहते हैं कि आपके साथ कोई डील फाइनल हो तो फिर आप खामोशी इख्तियार करें, हम पर तनकीद ना करें। और मरियम नवाज ये करती रही हैं। आप देखें ना, पीडीएम की जो हुकूमत बनी है, इक़्तिदार में आई है, तो कुछ चीज़ें तय होकर ही आई हैं ना। वो जब चीज़ें तय हो रही होती थी, फार्मूला बन रहा होता था, तो उन दिनों मरियम नवाज भी खामोश हो जाती थी, नवाज शरीफ भी खामोश हो जाते थे। ऐसा ही एक मशवरा दोबारा इमरान खान को दिया गया है कि बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लें, ट्विटर बंद कर दें, इंटरनेशनल मीडिया से इंटरेक्शन बंद कर दें, यहाँ पर आप जो खिताब करते हैं कौन से सोशल मीडिया पर डालते हैं, टीवी तो आपको दिखाता नहीं है, ये बंद कर दें, ये सारा कुछ बंद कर दें ताकि हालात बेहतर हों। हालात जब नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर आप आ जाइएगा। ये सारी बातें इमरान खान को समझाने की शाह महमूद कुरैशी ने कोशिश की, लेकिन इमरान खान ने, ये हिकमत का तकादा हो भी सकता था, एक ऑप्शन ये भी था कि इमरान खान ये बात मान जाते और मुनासिब वक्त का इंतजार करते। शाह महमूद ने यही कहा था उन्हें कि मुनासिब वक्त का इंतजार करें, लेकिन इमरान खान ने फिलहाल ये सारी बातें मानने से इनकार कर दिया। बल्कि इस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कल काफ़ी सख्त बातें की। इसका मतलब यह है कि इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी की कोई बात नहीं मानी। लेकिन एक बात जिस पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ, गुफ्तगू में कहीं पर यह बात निकली, तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आपके जो रिटायर्ड दोस्त आपको मशवरे दे रहे हैं ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ये आपको कोई फायदा नहीं देंगे। हो सकता है उनका इशारा जनरल फैज़ हमीद की तरफ हो या कुछ और लोगों की तरफ हो, लेकिन बहरहाल उन्होंने जब ये कहा तो इस बात पर इमरान खान गुस्से में आ गए और इमरान खान ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया और इस तरह से दोनों जो फरीक हैं उनके दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। अगर कोई ऐसी बात हुई होती कि जिसमें इमरान खान शाह महमूद से कहते कि हाँ हम चलें, मैं आपकी बातों पर गौर करता हूँ और चलें हम इस पर सोचते हैं, चलिए हम कल फिर मिलते हैं, तो फिर शाह महमूद कुरैशी बाहर निकलकर ये कहते
کہ میری عمران خان سے بات ہوئی ہے اور عمران خان نے کچھ سوچنے کا وقت مانگا ہے، ابھی ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، ملاقات دوبارہ کریں گے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچیں گے. ایسا نہیں ہوا، بلکہ پہلی ہی ملاقات میں جو آپشن شاہ محمود قریشی نے عمران خان کے سامنے رکھی ہیں، چونکہ اس پہ اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے عمران خان نے انکار کر دیا، تو اس انکار کے بعد شاہ محمود کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اسی طرح کا لٹکا ہوا چہرہ لے کر باہر نکلیں اور خاموشی سے باہر واپس چلے جائیں. یہی ہوا ہے. اور اب ایک خبر اس میں یہ بھی تھی کہ آئندہ ایک دو روز میں شاہ محمود قریشی اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے. اچھا، یہ خبر کہیں اور سے بھی نکلی ہوئی ہے. جہانگیر ترین گروپ میں بھی کسی نے کہا کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو ہے وہ اپنا فیصلہ ایک دو روز میں سنائیں گے. مگر کیا شاہ محمود قریشی جہانگیر ترین سے مل جائیں گے جو آپس کے ازلی سیاسی حریف ہیں؟ کیا وہ آپس میں مل جائیں گے؟ مجھے اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے. تو یہ تو شاہ محمود قریشی تھی. اب دیکھیں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے پہلی تقریر عمران خان کے خلاف کر دی. اگرچہ وہ پبلک فورم پر نہیں کی، اپنے پارٹی لیڈرز کے سامنے کی ہے، لیکن پہلی عمران خان کے خلاف تقریر باضابطہ کل جو دیکھیں جب کوئی گروپ بن رہا ہوتا ہے تو گروپ کے ممبر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں ایک تقریر کرنا پڑتی ہے. ویسے ہی تقریر ہے جیسے جب پہلی مرتبہ ایک گروپ بنا تھا شاہ محمود کہہ رہا ہوں، جب اس پہ چودھری شجاعت صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پہلی ملاقات جب ان کی ایک سیاسی گروپ تشکیل پانے کے بعد اس پہ نواز شریف نے تقریر کرنی تھی تو انہوں نے تقریر سے کچھ دیر پہلے معذرت کر لی تھی. انہوں نے چودھری شجاعت سے کہا تھا کہ چودھری صاحب تسی آپ ہی کر لو تقریر میں نہیں کر سکتا. تو پھر چودھری شجاعت کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سمجھایا کہ جناب آپ سیاست میں آ گئے ہیں، یہ چیزیں اب آپ کو کرنی پڑیں گی اور اب آپ تو ایک گروپ کے لیڈر بنائے جا رہے ہیں. تو انہوں نے پھر بڑے کانپتی ٹانگوں کے ساتھ یا ٹانگتی کانپوں کے ساتھ انہوں نے وہ ایک چھوٹی سی تقریر کی تھی اس گروپ کے ساتھ. ایسی ہی ایک تقریر آج جہانگیر ترین نے بھی اپنے گروپ کے ساتھ کی ہے. اس تقریر میں انہوں نے عمران خان کے خلاف کافی باتیں کی. مثلا انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنوایا. جہانگیر ترین صاحب نے کہا میں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنوایا، ان کے پاس نمبر پورے نہیں تھا، میں نے بھاگ دوڑ کی. پھر انہوں نے کہا کہ پنجاب میں بھی ان کے پاس نمبر پورے نہیں تھے، میں نے ان کا وزیر اعلیٰ بنوایا اور ووٹ پورے کر کے دیے. اور پھر انہوں نے یہ شکوہ بھی کیا کہ جب عمران خان جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے تو ان کے تیور بدل گئے، انہوں نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں، ان کے تیور بدل گئے. یہ جہانگیر ترین صاحب نے عمران خان کے خلاف کہا ہے. اب آپ دیکھیں اس تقریر کے ساتھ ہی جہانگیر ترین جو ہے وہ پی ڈی ایم کے صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم بھی اینٹی عمران خان سیاست کر رہی ہے اور جہانگیر ترین بھی اینٹی عمران خان سیاست کر رہے ہیں. تو ایک طرح سے ایک ایلیمنٹ کامن ہو گیا دونوں کے بیچ میں کہ دونوں اینٹی پی ایم ایل این اینٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اپنی سیاست کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اینٹی پی ٹی آئی سیاست کر کے پبلک سے آپ کو کتنی سپورٹ ملے گی. یعنی ایک تو فارمولا یہ ہے نا کہ پبلک سے سپورٹ لینی ہے تو آپ یہ اپنے آپ کو شو کریں کہ میں تو عمران خان ہی کا آدمی ہوں، جیسے کہ شاہ محمود قریشی نے کوشش کی. لیکن اور یہ ایک طرح کی کوشش جو ہے وہ انہوں نے بھی کی تھی عمران اسماعیل نے، فواد چودھری نے، لیکن پھر وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور یہ آ کے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مل گئے ہیں. تو ظاہر ہے انسان کے ذہن میں مختلف ملٹیپل آپشنز چل رہے ہوتے ہیں اور ان آپشن میں ایک آپشن اب انہوں نے اختیار کر لیا ہے. تو سوال یہی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اس وقت جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے اور پی ٹی آئی کی ہمدردیاں ہیں اس کے خلاف نعرہ لگا کے، یعنی عمران خان کے خلاف نعرہ لگا کر کیسے سیاست میں مقبولیت حاصل کریں گے، یہ مجھے پولیٹیکل اسٹریٹجی ان کی سمجھ نہیں آ رہی. اور آج عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا ایک بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ موجود ہے جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ. جہانگیر ترین گروپ نہیں ہے، اب تو یہ پارٹی بن گئی ہے، استحکام پاکستان پارٹی، آئی پی پی، استحکام پاکستان پارٹی. اب چونکہ یہ استحکام پاکستان پارٹی بن گئی ہے تو عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا تو بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے. لیکن کیا اتنا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے کہ آپ آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکیں گے؟ مجھے اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس ابھی اپنا 100 بندہ ہے. اگر ان کے پاس اپنا 100 بندہ ہے ایم پی ایم ایل ایز میں لا کے، تو کیا اتنی بڑی سیٹوں پر پی ایم ایل این کرے گی؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر کرے گی تو پھر وہ اپنی سیاسی قبر کھودے گی اور ان کے لیے یہ نقصان دہ ہوگا. لیکن بہرحال جو حکمت عملی جہانگیر ترین صاحب نے اختیار کی ہے، جہانگیر ترین صاحب کو اس وقت دو چیزوں کا آسرا ہے. ایک، ان کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ الیکٹیبلز ہیں اور پاکستان میں الیکٹیبلز تو ہمیشہ ہی اہم ہوتے ہیں، تو الیکٹیبلز تو میرے ساتھ ہیں. ایک ان کو یہ ہے. دوسرا، ان کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. ان دو بنیادوں پر، ان دو وجوہات کی بنا پر جہانگیر ترین صاحب بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ آئندہ الیکشن میں عمران خان کا نعرہ لگا کر بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. بٹ آئی سیریسلی ڈاؤٹ اٹ. مجھے لگتا ہے کہ ایسا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. تو یہ جہانگیر ترین صاحب کی صورتحال ہے. آج بھی وہ ملے ہیں سیالکوٹ کے چودھری اخلاق صاحب، ان سے ملاقات کی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو اب وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب آج شاید وہ باقاعدہ اور باضابطہ طور پر اپنا
अपनी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान करेंगे। एक झंडा भी हमारे सामने आया है, उस झंडे पर जो है वो लिखा हुआ है तामीर, तरक्की और खुशहाली। तो तामीर, तरक्की और खुशहाली ये नारा जो है वो पता नहीं कितना बिकेगा उनसे, ये हम नहीं जानते। परवेज़ खटक साहब जो हैं उन्होंने भी अपनी सियासी राह मुतय्यन कर ली है। परवेज़ खटक साहब ने अपना अलग सियासी ग्रुप बनाने का फैसला किया है। वो जहांगीर तरीन ग्रुप में या किसी और ग्रुप में नहीं जा रहे, बतौर ग्रुप वो लड़ेंगे। वो पार्टी भी नहीं बना रहे, लेकिन बतौर ग्रुप इलेक्शन लड़ेंगे, जो पाकिस्तान की सियासत में नई बात नहीं है। पहले भी पाकिस्तान में कई सियासी ग्रुप होते हैं जो ग्रुप के तौर पर लड़ते हैं और बाद में वो ग्रुप किसी से इत्तेहाद कर लेता है और किसी हुकूमत बनाने वाली जमात का हिस्सा बन जाता है। जहांगीर तरीन साहब का दावा है कि उनके पास 30 के करीब MPAs मौजूद हैं, MNAs, MPAs, और वो उस ग्रुप के साथ जो है वो इलेक्शन में जाएंगे। परवेज़ खटक साहब जो हैं वो अब कितने MNAs हैं इसमें से और कितने MPAs हैं और कितना किरदार अदा करेंगे सियासत में, या उनके ग्रुप को कितनी मकबूलियत मिलेगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो इस वक्त तक तो ये फैसला परवेज़ खटक के लिए भी और ये रास्ता आसान नहीं होगा। हाशिम डोगर साहब मायूसी का शिकार हो गए हैं जनाब। हाशिम डोगर साहब ने एक ट्वीट की है, वो कहते हैं कि जी डेमोक्रेट्स ग्रुप खत्म हो गया है। 3 दिन पहले एक डेमोक्रेट्स ग्रुप बना था। अब देखिए इतनी तेजी के साथ तब्दीलियां हो रही हैं। एक को भी कोई फैसला करता है कि जी हम एक ग्रुप बनाएंगे, वो फिर ग्रुप तहलील हो जाता है। अब ये डेमोक्रेट्स ग्रुप भी तहलील हो गया और इसमें से कुछ लोग तो चले गए हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ, लेकिन जो हाशिम डोगर साहब हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं किसी जमात में नहीं जा रहा और मैं PDM मुखालिफ सियासत ही करता रहूंगा। लेकिन अकेले हाशिम डोगर क्या करेंगे अगर वो किसी जमात या किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो ये बहरहाल एक सवाल के तौर पर मौजूद रहेगा, क्योंकि हाशिम डोगर साहब की अकेले की तो कोई सियासत नहीं है और वो किसी ग्रुप में वो जा नहीं रहे। ग्रुप टूटने का उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ग्रुप टूट गया है, ग्रुप में अब कुछ नहीं बचा। अच्छा, एक खबर आज जो बड़ी एक प्रोमिनेंस के साथ टीवी चैनल्स पर चलाई गई है वो ये है कि अरशद शरीफ की वालदा ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश करने के लिए दरख्वास्त दे दी है। इससे तासुर यह मिला है कि इमरान खान, अरशद शरीफ की वालदा इमरान खान को भी अरशद शरीफ के कत्ल का जिम्मेदार समझती हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि इमरान खान को शामिल तफ्तीश करें। लेकिन खबर यूं नहीं है। खबर यूं है कि अरशद शरीफ की वालदा ने यह कहा है कि वो तमाम लोग जो अरशद शरीफ के बारे में थ्रेट्स से आगाह हैं उनसे पूछें कि उनके पास क्या मालूमात हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने 5 नाम दिए हैं। एक इमरान खान का उसमें से है, दूसरा इमरान रियाज खान का भी है, तीसरा मुराद सईद का भी है, चौथा फैसल वाडा का भी है, 5वां सलमान इकबाल का है। तो 5 नाम उन्होंने दिए हैं कि ये वो सारे लोग हैं जिनके पास अरशद शरीफ को लाहिक खतरात के कुछ पहले से मालूमात मौजूद थी, इसलिए अदालत इन लोगों से पूछे कि उनके पास क्या मालूमात थी। अरशद शरीफ की वालदा को लगता है कि उन मालूमात से कुछ खुरा मिलेगा, कुछ रास्ता मिलेगा, कुछ तहकीकात का आगाज होगा, उनसे कुछ शवाहिद मिल सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है। लेकिन जिस अंदाज में टेलीविजन पर खबरें चलाई गई हैं उससे तासुर ये दिया गया है कि अरशद शरीफ की वालदा ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त कर दी है ताकि जो है वो पता चले कि इमरान खान भी उनके कत्ल में मुलव्वस हैं या नहीं है। तो खबर असल में यूं नहीं है, सिर्फ खबर की प्रेजेंटेशन जो है उसके मानी को तब्दील कर देती है। खबर असल में वो है जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो समझती हैं अरशद शरीफ की वालदा कि इन तमाम लोगों के पास कुछ मालूमात हो सकती हैं, ये जानते थे कि उसको थ्रेट्स हैं, तो जो भी मालूमात हैं उसको केस का हिस्सा बनाया जाए। इतनी सी उनकी दरखास्त है, इससे बढ़कर मुझे उसमें कुछ नजर नहीं आता। और हाँ, इसमें क्या हर्ज है अगर वाकई के अदालती फोरम पर इन तमाम लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाता है और इनसे पूछा जाता है कि इनके पास क्या मालूमात थी, तो केस आगे बढ़ेगा। ये तो अच्छी बात है। क्यों नहीं बताना चाहेंगे मुराद सईद और इमरान खान और बाकी लोग जिनके पास मालूमात हैं कि उनके पास क्या मालूमात थी, क्यों नहीं बताना चाहेंगे? ये सब लोग बताना चाहेंगे कि हमारे पास जो है वो ये मालूमात हैं, ताकि आप इन मालूमात की रोशनी में अरशद शरीफ के कत्ल को केस को आगे बढ़ाएं। तो इसमें तो कोई हर्ज मुझे दिखाई नहीं देता। तो बहरहाल ये हैं जी अब तक की मालूमात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।